अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल होम्यो क्योर विद सबका राशिद। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की एक बहुत ही कॉमन कंडीशन के बारे में, जो कि है एंडोमेट्रियोसिस। सो एंडोमेट्रियोसिस होता क्या है, इसकी क्या पैथोफिजियोलॉजी होती है, इटियोलॉजी इसकी क्या है, ये कितने टाइप्स की होती है, इसकी क्लिनिकल सिम्टम्स कौन कौन सी होती हैं, कॉम्प्लिकेशंस कौन सी आ सकती हैं, एंड लास्ट में हम लोग इसकी देख लेंगे होम्योपैथिक मैनेजमेंट। तो सबसे पहले एटिमोलॉजी की बात करते हैं ना, तो ये तीन वर्ड्स हैं। एंडो मतलब विद इन या इनसाइड, मेट्री ग्रीक वर्ड है मेट्रा, ग्रीक में यूट्रस को मेट्रा बोला जाता है। सो इस मेट्री का मतलब है यूट्रस, एंड ओसिस का मतलब होता है एबनॉर्मल कंडीशन या डिजीज कंडीशन। सो इस इटमोलॉजी से हमें पता चल गया कि एंडोमेट्रियोसिस दरअसल यूट्रस की एक ऐसी एबनॉर्मल कंडीशन होती है जिसमें यूट्राइन एंडोमेट्रियम जैसे टिश्यूज़ जो हैं वो यूट्रस के आउटसाइड वाले पार्ट्स या स्ट्रक्चर्स में भी बनना शुरू हो जाते हैं। तो वो अब आउटसाइड वाले पार्ट्स या स्ट्रक्चर्स कौन कौन से हैं, वो हो सकता है पेल्विक साइड वॉल्स, पाउच ऑफ डॉगलेस, यूट्रोसैक्रल लिगामेंट्स एंड ब्लैडर। सो ये नीचे आप डायग्राम में देख सकते हो कि ये नॉर्मल फेलोपियन ट्यूब, ओवरी, यूट्रस, सर्विक्स है। ये मैंने दरम्यान में लाइन लगाई है, ये नॉर्मल यूट्रस है, एंड ये एंडोमेट्रियोटिक लेजन्स बनी हुई हैं जो कि एक्टोपिक मेट्रियोटिक इम्प्लांट्स हैं या एक्टोपिक एंडोमेट्रियोटिक लेजन्स हैं। एक्टोपिक का मतलब आपको पता है, हर वो चीज़ जो यूट्रस से आउटसाइड पे हो उसके लिए एक्टोपिक का वर्ड यूज़ किया जाता है। तो अब ये क्योंकि सारी ये एंडोमेट्रियोटिक लेजन्स जो हैं वो यूट्रस के बाहर हैं, नॉर्मली इनको यूट्रस के अंदर ही होना चाहिए, जो कि होते हैं नॉर्मली एंडोमेट्रियम में, यानी एंडोमेट्रियल टिश्यूज़ मौजूद होते हैं। बट इस एंडोमेट्रियोसिस में आउटसाइड ऑफ द यूट्रस वाले पार्ट्स एंड स्ट्रक्चर्स मुतासिर होने लग जाती हैं ना, तो इसलिए एक्टोपिक एंडोमेट्रियोटिक इम्प्लांट्स का वर्ड यूज़ किया। तो ये यूट्रस के ऊपर हो सकते हैं, फेलोपियन ट्यूब्स के ऊपर हो सकते हैं। इसी तरह अगर ये ओवरी के अंदर बन जाएँ तो उसे चॉकलेट सिस्ट भी बोला जाता है। यानी इसमें ये होता है कि ये एंडोमेट्रियोटिक लेजन्स जो होता है ना वो ये ओवरी के अंदर बनता है, और ओवरी में ये एक बड़ा सा सिस्ट बना बना देता है। इसके अंदर ओल्ड ब्लड होता है, यही वजह कि वो एक ब्राउनिश अपीयरेंस दे रहा होता है, तो इसी वजह से इसको नाम दे दिया जाता है चॉकलेट सिस्ट का। सो ये सारी की सारी, अगर ये देखें अब एंडोमेट्रियोटिक लेजन जो है, अगर ये फेलोपियन ट्यूब के ऊपर बन जाए तो ऑब्वियसली फर्टिलिटी मुतासिर हो जाएगी, इनफर्टिलिटी फीमेल के अंदर पैदा हो जाती है, क्योंकि आपको पता है ओवम जो होता है वो इसी फेलोपियन ट्यूब से की एम्प्यूला रीजन में आकर ही स्पर्म के साथ जो है वो फर्टिलाइजेशन करके फिर जाइगोट बनता है। बट अगर ये एंडोमेट्रियोटिक लेजन इस फेलोपियन ट्यूब के ऊपर बन जाएगा तो फिर ऑब्वियसली फेलोपियन ट्यूब जो है वो ब्लॉक हो जाएगी, ओवम तो स्पर्म के पास पहुँच ही नहीं सकेगा। तो यही वजह कि फ़ीमेल में फिर इनफर्टिलिटी की भी शिकायत पैदा हो जाती है। दूसरे मैकेनिज़्म ये हो सकता है कि ये जो एंडोमेट्रियोटिक लेजन है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स जनरेट कर देते हैं, सोजिश हो जाती है, तो उस वजह से भी जो है वो स्पर्म और एग जो है वो मिल नहीं सकते। अब ना ये होता है कि ये जो नॉर्मल यूट्रस के आपको जैसे पता है तीन लेयर होती हैं, पेरीमीट्रियम, मायोमेट्रियम एंड एंडोमेट्रियम। तो एंडोमेट्रियम जो होती है थ्रू आउट द मेंस्ट्रुअल साइकिल हम साइक्लिकल हार्मोनल रिस्पॉन्ड मतलब करती है, साइक्लिकल हार्मोनल रिस्पॉन्स जो करती है। सो इसी वजह से ये थिक भी होती है, फिर श्रेड भी होती है, एंड ब्लीडिंग भी होती है हर महीने, हर मंथ। बट ये एंडोमेट्रियोटिक लेजन्स जो होते हैं ना, अब ये भी जो होते हैं ना साइक्लिकल हार्मोनल रिस्पॉन्स शो करते हैं, यही वजह कि ये भी हर महीने थिक होंगे, ये भी श्रेड होंगे, और ये भी ब्लीडिंग होगी। बट जो है प्रॉब्लम ये है कि इनके पास कोई आउटलेट नहीं होता कि ये बॉडी से एग्जिट आउट कर सकें। सो यही वजह है कि ये ब्लीडिंग जब होती है तो ये इधर ही पेल्विक कैविटी में ही जमा होते रहते हैं। अब इनका पेल्विक कैविटी में जमा होना ही जो है वो वहाँ पे इरिटेशन की वजह बनता है, जिसकी वजह से इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स जनरेट हो जाता है। एंड रेगुलर रिपीटेड जो होता है ना एपिसोड्स ऑफ ब्लीडिंग एंड हीलिंग की वजह से पेल्विक कैविटी के अंदर कह लें कि फाइब्रोसिस हो जाती है, एडहेजन फॉर्मेशन हो जाती है, जो पेल्विक ऑर्गन्स होते हैं वो एक दूसरे के साथ कह लें एडहेजन हो जाती है, फाइब्रोसिस हो जाती है, पूरी की पूरी जो है वो इसकी वजह से पेल्विक एनाटोमी ऑब्लिटरेट हो जाती है। एक्सट्रीम केसेस में ऐसा, अब इनफर्टिलिटी तो फीमेल में पैदा होती ही है जैसे कि मैंने बता दिया, बट एक्सट्रीम केसेस में इस फाइब्रोसिस कैरिंग एंड एक्सटेंसिव एडहेजन फॉर्मेशन की वजह से फीमेल के अंदर फ्रोजन पेल्विस की भी कंडीशन पैदा हो जाती है, क्योंकि ऑब्वियसली ये यहाँ पे इरिटेशन कॉज करेंगे, इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स जनरेट होगा, तो फीमेल के अंदर पेन, स्वेलिंग एंड इनफर्टिलिटी, ये तो चीज़ें पैदा होंगी ही। सो डिटेल में हम इसकी पैथोफिजियोलॉजी में भी देखेंगे कि किस तरह से यहाँ पे जो है वो फाइब्रोसिस होती है, स्कैरिंग होती है, इन्फ्लेमेशन, स्वेलिंग, ये कैसे होती है। वैसे तो आपको इसमें भी मैंने ब्रीफली थोड़ा सा बता दिया। तो अभी हम लोगों ने जो यहाँ पर बात की है कि पाउच ऑफ डॉगलेस एंड यूट्रोसैक्रल लिगामेंट्स, तो ये होते क्या है, मैं आपको यहाँ पे डायग्राम में शो करने की कोशिश करती हूँ। जैसे कि आप लोग ये डायग्राम देख सकते हो कि ये यूट्रस है, ये यूट्रस है, और ये रेक्टम है। इस यूट्रस और रेक्टम के दरम्यान में पेरिटोनियम की मदद से एक पाउच बना हुआ है।
एक फोल्ड सी बनी हुई है, फोल्डिंग सी बनी हुई है, इसको जो है वो पाउच ऑफ डॉगलेस बोला जाता है। अब ये यूट्रस एंड रेक्टम के दरमियान में है, तो इसलिए इसको एक और नाम दिया जाता है रेक्टो यूट्राइन पाउच, या फिर इसको कुल्डे सैक भी बोला जाता है। और ये फीमेल्स में ही होता है जस्ट, और ये पेरिटोनियम, इसको इस फोल्ड को पेरिटोनियम बना रही होती है। कह लें ये पेरिटोनियम का सबसे पोस्टीरियर एंड इन्फीरियर पार्ट होता है, तो इसलिए नेचुरली ग्रेविटी की वजह से यहाँ पर कुछ ना कुछ फ्लूइड मौजूद रहता है। अब वो फ्लूइड कहाँ से आता है, वो मेंस्ट्रुअल साइकिल से आता है, या फिर जो है वो ओवल्यूशन के दौरान जो फ्लूइड बनता है तो वो भी इसी कुल्डे सैक में आके या पाउच ऑफ डॉगलेस या रेक्टो यूट्राइन पाउच में जमा हो जाता है। जैसे कि आप जानते हो कि ओवल्यूशन जब होती है ग्रेफियन फोलिकल रप्चर करता है। अब ये जो ग्रेफियन फोलिकल होता है ना, इसकी अपनी भी ब्लड सप्लाई होती है, तो जब ग्रेफियन फोलिकल रप्चर होकर ओवम को रिलीज़ करता है तो जो ब्लड सप्लाई वहाँ पे थी, ब्लड वेसल्स वो टूटती हैं, तो उन ब्लड सप्लाई के टूटने की वजह से वहाँ पर ब्लडी सा एक फ्लूइड सा बनता है, वो भी इधर आके जमा हो जाता है, कुल्डे सैक में जमा होता है नॉर्मली। तो यही वजह है कि बहुत सी फीमेल्स जो होती हैं ना, उनको अपनी यानी कि मिड ऑफ द साइकिल यानी डे 14th ऑफ देयर साइकिल, उनको जो है वो पेन फील होता है। उस पेन को जो है वो मिड्स पेन कहते हैं, और ये इसी जो है वो इरिटेशन की वजह से होता है। जब ग्रेफियन फॉलिकल रप्चर करता है, ओवम रिलीज़ होता है और ब्लड सप्लाई वहाँ से टूट जाती है, तो उस ब्लड सप्लाई की वजह से यहाँ पर फ्लूइड आके ट्रिकल करता है, तो उसकी वजह से थोड़ी सी इरिटेशन होती है, और फिर जो है वो कुछ फीमेल्स में पेन होता है। तो ये पाउच ऑफ डॉगलेस की नॉर्मल वर्किंग होती है, या उसकी क्या है, पाउच ऑफ डॉगलेस की एक कह लें फिजियोलॉजी है। बट इसमें पैथोलॉजिकल कंडीशन कब पैदा होती है, पैथोलॉजिकल कंडीशंस में जो होता है ना, एबनॉर्मल अमाउंट ऑफ फ्लूइड कुल्टे सैक में ना, या फिर पाउच ऑफ डॉगलेस में आके जमा होना शुरू हो जाता है। वो एबनॉर्मल कंडीशंस कौन सी होती हैं, वो हो सकती हैं कोई इन्फेक्शन, जैसे कि पेरिटोनाइटिस। जैसे मैंने आपको कहा कि ये पेरिटोनियम का ही तो लास्ट पार्ट है, पोस्टीरियर एंड इन्फीरियर पार्ट है। तो अब जब पेरिटोनियम की इन्फ्लेमेशन होती है तो फ्लूइड आपको पता है बहुत ज़्यादा बनता है, तो फिर ऑब्वियसली यहाँ पर एबनॉर्मल अमाउंट में हमें फ्लूइड देखने को मिलेगा इन्फेक्शन की सूरत में, जिसे पेरिटोनाइटिस कहते हैं। इसी तरह अगर ब्लीडिंग हो जाए, जिसे हीमोपेरिटोनियम बोला जाता है, यानी पेरिटोनियम में अगर ब्लीडिंग शुरू हो जाए, तो उसकी वजह से भी यहाँ पर जो है वो एबनॉर्मल अमाउंट ऑफ फ्लूइड जो है वो कुल्डे सैक में जमा होगा। इसकी इसी तरह एसाइटीज़ एक कंडीशन होती है जिसमें पेट में पानी पड़ जाता है ना, नॉर्मली बोला जाता है पेट में पानी पड़ गया तो फ्लूइड बिल्डअप हो जाता है पूरे एब्डोमेन में, तो ऑब्वियसमें फिर ये कुल्डे सैक में भी आके बहुत ज़्यादा फ्लूइड जमा हो जाएगा। एंड जो है वो हम लोग जो टॉपिक पढ़े एंडोमेट्रियोसिस, तो जो एंडोमेट्रियोटिक लेशंस होते हैं वो भी इसमें भी बन सकते हैं। क्यों बन सकते हैं, क्योंकि आपको पता है सामने यूट्रस है एंड पीछे रेक्टम है, यानी पूरा पेल्विक कैविटी के ये ऑर्गन्स है ना बने हुए। तो ऑब्वियसली जब यूट्रस के जो मीट्रियम है, वैसे वाले एंडोमेट्रियोटिक इम्प्लांट्स जो हैं वो आसपास वाले स्ट्रक्चर्स में ही बनने हैं, मैंने जैसे कि आपको उधर बताया। सो इसलिए जो है वो इस पाउच ऑफ डॉगलेस में भी एंडोमेट्रियोटिक लेजन्स बन सकते हैं। इसी तरह आप लोग के लिए मैंने यहाँ पर मैंने वर्ड यूज़ किया यूट्रोसैक्रल लिगामेंट्स। अब ये यूट्रोसैक्रल लिगामेंट्स कौन से हैं, ये नीचे डायग्राम में आप देखें, ये हैं यूट्रोसैक्रल लिगामेंट्स। ये जो होते हैं ना यूट्रस के बिहाइंड मतलब लोकेटेड होते हैं, और सर्विक्स एक्सटेंड कर रहे होते हैं सर्विक्स से लेके सैक्रम तक। सैक्रम क्या होता है, पार्ट ऑफ स्पाइन होता है। तो अब ये जो होता है ना एक फाइब्रस बैंड लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसके अंदर नर्व्स भी होती हैं, ब्लड वेसल्स भी होते हैं, और इसका काम ये होता है कि यूट्रस और सर्विक्स को ना उसकी अपनी ओरिजिनल जगह पर होल्ड करके रखता है। कह लें पूरी ओवरऑल जो है ना पेल्विक ऑर्गन्स को एक सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा होता है, और ये भी एक साइट होती है फॉर द एंडोमेट्रियोसिस। उसके बाद यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है रेक्टोवेजाइनल सेप्टम। अब ये जो रेक्टोवेजाइनल सेप्टम होता है ना, ये भी एंडोमेट्रियोटिक लेजन्स के लिए एक कह लें कि एक साइट हो सकती है, एक जगह हो सकती है। ये रेक्टोवेजाइनल सेप्टम है, यानी कि वेजाइना एंड रेक्टम के दरमियान में एक थिन कनेक्टिव टिश्यू है, उसको रेक्टोवेजाइनल सेप्टम बोला जाता है। कह लें ये एक फिजिकल बैरियर के तौर पे एक्ट करता है, ये सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा होता है। किसको प्रोवाइड कर रहा होता है सपोर्ट, वेजाइना एंड रेक्टम को, क्योंकि ऑब्वियसली ये वेजाइना एंड रेक्टम के दरमियान में है, तो ये उन्हीं को फिजिकल सपोर्ट भी प्रोवाइड कर रहा होता है, स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा होता है। और ये बना हुआ होता है, जैसे मैंने कहा कि कनेक्टिव टिश्यू से बना हुआ है, इसके पास कोलेजन भी होते हैं, कुछ फैट्स होते हैं, एंड स्मॉल कह लें कि कुछ जो है वो स्मूथ मसल फाइबर्स भी इसके अंदर होते हैं। और एक्सटेंड कर रहा होता है कहाँ से लेके कहाँ तक, तो ये एक्सटेंड कर रहा होता है, जैसे कि मैंने बताया कि ये विजाइना एंड रेक्टम के दरमियान में एक्सटेंड कर रहा होता है, बाहर होती है पेरिनियल बॉडी, यानी पेरिनियम तक ये एक्सटेंड कर रहा होता है। तो ये पाउच ऑफ डॉगलेस, रेक्टोवेजाइनल सेप्टम या यूट्रोसैक्रल लिगामेंट्स, ये कॉमन साइट्स होती हैं फॉर द एंडोमेट्रियोटिक लेजन्स के लिए।